हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम में अभी 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट आपको सिर्फ इतनी रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ हम देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हम इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैलेंजेस, कि वो कौन से चैलेंजेस थे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे फेस करने पड़े थे। दूसरा, इसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, उस पार्टीशन की प्रोसेस क्या रही थी। इसके साथ साथ कंसिक्वेंसेस, कि जो पार्टीशन हुई उसकी कंसिक्वेंसेस क्या बियर की। कंसिक्वेंसेस बेसिकली होता है रिजल्ट, कि वो क्या नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आए। पॉजिटिव तो क्या ही होगा, नेशन जब डिवाइड हो चुके हैं, तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस थी कि क्या वो कंसिक्वेंसेस थे जब हम डिवाइड हुए। इसके साथ हमें देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, इवन 565 प्रिंसली स्टेट थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या है, इनको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ द प्रॉब्लम, कि प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट्स की अप्रोच क्या थी, हैदराबाद और मणिपुर इनको कैसे मर्ज किया गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और स्टेट्स, एक एक स्टेट के अंदर 2-2 3-3 लैंग्वेजेस के पीपल रहते थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद इनको डिवाइड किया गया लैंग्वेजेस के बेसिस पे, लाइक महाराष्ट्र और गुजरात को डिवाइड किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे, मराठी और गुजराती स्पीकिंग में। सबसे पहले हम देखते हैं एट द ऑवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. अब सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था। इसी टाइम पे एक स्पीच दी गई थी, यानी कि मिडनाइट में 14-15 अगस्त मिडनाइट पे किसने, जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, एक सेशन डिलीवर किया था और एक स्पीच डिलीवर की थी। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब इस स्पीच को जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सीबीएसई ये क्वेश्चन बहुत पूछती है, दैट व्हाट वाज द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, दैट इट वाज अ स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। ये 2 चीजें आप याद रखो टेस्ट विद डेस्टिनी के लिए, कि एक ये स्पीच थी और किसने डिलीवर की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 चैलेंजेस, ये सीबीएसई बहुत बार पूछती है और इवन 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, तो हम 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। 3 चैलेंजेस, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब उसके सामने कौन से ये 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था शेप द नेशन, यानी कि नेशन को यूनाइट करना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो 565 प्रिंसली स्टेट थी, उन्हीं 565 प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना था, यूनाइट करना था। सेकेंड था टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे तभी हमारे लीडर्स हैं, उनका प्राइम फोकस था कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होगा हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है, हमारे पीपल को इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सभी हमने प्रोवाइड करवाना है। थर्ड था डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। थर्ड ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सिर्फ एक ही सेक्शन का डेवलपमेंट हो जाए और बाकी सोसाइटी का डेवलपमेंट ना हो, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी ऑप्ट करनी थी, ऐसी अप्रोच ऑप्ट करनी थी जिससे पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए, किसी एक सेक्शन का डेवलपमेंट ना हो। तो चलिए हम इनको डिटेल में देखते हैं। शेप द नेशन, ये प्रॉब्लम थी शेप द नेशन।
आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिखेंगे। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो सिंपल पॉइंट के अंदर आप लिखते चले जाएं। सबसे पहला था इसके अंदर यूनिटी विद डाइवर्सिटी। क्या था? यूनिटी विद डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया एक कंटिनेंटल साइज कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे कल्चर्स भी हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम ये थी, क्या इंडिया इस डिफरेंट कल्चर्स, इतने सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन्स हैं, क्या इनके साथ यूनिटी रख पाएगा, या इंडिया फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा जैसे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे इंडिया फिर से डिवाइड हो जाए। इसके लिए ये फर्स्ट चैलेंज था कि इस डाइवर्सिटी को यूनाइट रखना। हम देख सकते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ कंटिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। हेयर पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, follow different culture, so the challenge was to maintain unity with diversity. So ये एक बेसिक चैलेंज था, मेंटेन यूनिटी विद द डाइवर्सिटी। सेकेंड था इसके सामने यूनाइट द नेशन, या फिर हम कह सकते हैं मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना था। जिस टाइम हम इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। ये याद रखना कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 565। अब आप सोच रहे होंगे प्रिंसली स्टेट्स कौन सी हैं? चलिए देखते हैं इनको। जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे दो टाइप के मेनली, फर्स्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक कौन से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस, वो टेरिटरी जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल था किसका? ब्रिटिशर्स का। दूसरी वो थी यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जो एक्सटर्नली तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, बट उन प्रिंसली स्टेट्स का इंटरनल मैटर वहाँ के जो नेटिव रूलर्स हैं यानी कि लोकल रूलर्स हैं वो रूल कर रहे थे। ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। आइए देखते हैं ये कौन सी स्टेट्स थी। अगर हम देखें तो ये स्टेट दो में डिवाइड है। यहाँ पे ये येलो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये कर रहा है ब्रिटिश इंडिया को। ये पूरा एरिया जो आप येलो में देख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा ये है प्रिंसली स्टेट्स, ये ब्लू कलर में अगर आप देख रहे हैं तो ये कौन सा है? प्रिंसली स्टेट्स। लाइक इनके अंदर आप देख सकते हो गुजरात है, राजपूताना है, ग्वालियर है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, हैदराबाद, मैसूर, और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो मणिपुर, त्रिपुरा, ये कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। अब जब इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट, आप इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हो, सेकंड आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हो, या फिर थर्ड आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो यही प्रॉब्लम थी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखना चाहती थी, जिनमें मेन है जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट है मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़। अब इन्हीं को एक साथ यूनाइट करना था। ये काम किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्होंने इन सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स को क्या किया था? इंडिया के साथ यूनाइट कर लिया था। सो हमारा सबसे फर्स्ट चैलेंज था शेप द नेशन, जिसके अंदर हम इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिटी विद डाइवर्सिटी एंड सेकंड मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जब इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई उससे पहले ये बिलीव किया जाता था कि डेमोक्रेसी केवल और केवल जो डेवलप्ड कंट्री हैं या जिनकी पॉपुलेशन कम है, जहाँ एजुकेशन है, वहीं पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सकती है। हमारे सामने यही चैलेंज था क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंटिनेंटल साइज कंट्री है, लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, उसके साथ साथ
इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। इवन पीपल को उनके फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता था, उनको वोट कैसे डालना है ये नहीं पता था, तो वो कैसे एक करेक्ट कैंडिडेट चूज कर पाते। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अब यहां देखते हैं, बट प्रॉब्लम वॉज दैट द पीपल वर अनएजुकेटेड, दे इवन डिडंट नो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वोट। जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग नहीं पता था, वोट का नहीं पता था कि वोट ये होती क्या है, तो वो कैसे वोट डालते। इसके साथ साथ पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स, सो ए क्वेश्चन अराइज दैट कुड इंडिया मेंटेन इट्स डेमोक्रेसी। तो ये चैलेंज था कि क्या इंडिया डेमोक्रेसी मेंटेन कर पाएगा। लेकिन ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि इंडिया डेमोक्रेसी को मेंटेन कर पाया और आज वर्ल्ड के अंदर इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन। थर्ड चैलेंज हम देखते हैं, ये थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब हमारे लीडर्स को ये भी देखना था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किसी एक ही सेक्शन का डेवलपमेंट हो जाएगा, या फिर हम ऐसी पॉलिसी ऑप्ट करें जिससे सभी सेक्शन तक डेवलपमेंट पहुंच जाए। ये चैलेंज था इंडिया के सामने। It was a big problem that development belonged to only few people or only a small section of a society. Result was that a large part of country belonged to below poverty line. लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर एक लार्ज सेक्शन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बहुत पॉवर्टी है आज भी इंडिया के अंदर। So it was also a problem in front of our political leaders to develop all the section of society. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर हम देखें तो बेसिकली 3 चैलेंज थे। फर्स्ट कौन सा चैलेंज था? टू शेप द नेशन या फिर यूनाइट द नेशन। शेप द नेशन को हम 2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यूनिटी विद डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि इंडिया एक डिफरेंट कल्चर को फॉलो करता है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो इन सभी को यूनाइट रखना, इनकी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना और इंडिया की यूनिटी को भी मेंटेन करना। दूसरा इसके साथ था मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश इंडिया वो 2 में डिवाइड था ऑलमोस्ट। फर्स्ट कौन सा था? वो एरिया जिस पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल था। सेकंड वो एरिया जिनके ऊपर वहाँ के लोकल रूलर्स हैं वो रूल कर रहे थे। सेकेंड प्रॉब्लम थी हमारी टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत इलिटरेसी थी, लार्ज पॉपुलेशन थी, वास्ट साइज था और ऐसा माना जाता था कि डेमोक्रेसी केवल और केवल डेवलप्ड कंट्री के अंदर या फिर लेस पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर या फिर जो एजुकेटेड कंट्री हैं वहीं पे एस्टेब्लिश हो सकती है। बट इंडिया ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया और 1952 में जब फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुए उसके बाद से आज तक इंडिया अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किए हुए हैं और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, in this chapter we focus on the first challenge of nation building। अगर आपने अपनी बुक देखी है तो उसमें 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट रिलेटेड है यही चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, जिसमें हमें यूनाइट करना है उन प्रिंसली स्टेट्स को। सेकेंड चैप्टर में है डेमोक्रेसी से रिलेटेड और थर्ड चैप्टर है इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि जो इकोनॉमिक अप्रोच थी उनसे रिलेटेड। अब इन तीनों चैप्टर में इन 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। सो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। दिस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई द इश्यू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकम ए प्राइमरी चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कि क्यों नेशन की सिक्योरिटी और उसको यूनाइट करना हमारा एक प्राइम चैलेंज बना। We shall then see how India choose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny। कि कैसे इंडिया ने अपने आप को यूनाइट किया और कैसे अपने आप को शेप किया, किसके साथ? एक शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन डेस्टिनी के साथ। सो
यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लाइक व्हाट वाज द ट्रस्ट विद डेस्टिनी। सेकंड है टू शेप द नेशन, like we can say what were the challenges faced by India after independence। वो कौन से 3 challenges थे जो इंडिया ने फेस किए थे। सो फर्स्ट था शेप द नेशन, सेकंड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, थर्ड था डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन। आप इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। एक टास्क आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट द प्लेस वेयर द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वॉज डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। आपको कमेंट करना है कि वो कौन सा प्लेस था जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच डिलीवर की थी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और साथ साथ ये भी कमेंट करते रहना कि इस चैप्टर के बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि हम कौन से चैप्टर से नेक्स्ट स्टार्ट करें। थैंक यू।